बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं शफ़क़त अली कुरैशी साहब। अभी एक इंटरव्यू हुआ सदर पाकिस्तान का और उस इंटरव्यू को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और ख़ास तौर पर सैफर के हवाले से, और एक ऐसा सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो सैफर की जो इंक्वायरी है, जो तहकीकात हैं, उसके हवाले से ये बनाया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और वो कह रहे हैं कि इसमें साजिश के मामले को नहीं देखना चाहिए। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से बददयानती की जाती है, साफ़ती बददयानती की जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि नवाज शरीफ एक मरतबा फिर इनकलाबी बनने की कोशिश कर रही हैं। ये मंजन अब दोबारा मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। शफ़क़त साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आपने भी इंटरव्यू देखा, अभी एक इंटरव्यू हुआ है, ये सदर पाकिस्तान के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि सैफर के मामले पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मेन डिमांड है, सैफर का जो इशू है, अब वो ये कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं नहीं जी, इस मामले में साजिश के अंसर को नहीं देखना चाहिए। तो ये किस सूरत हाल में उन्होंने बयान था और मीडिया ने किस तरीके से उसको दिया? अच्छा ज़मीर, सबसे पहले मैं मीडिया की बात कर लेता हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी मीडिया और मीडिया में मौजूद जो अक्सरियत है वो ख़ुद तो पटवारी हैं तो हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को भी पटवारी समझा हुआ है कि 45% दिमागी ग्रोथ है, समझने बूझने की सलाहियत इनमें नहीं है। आप ये देखें, जब से ये 9 अप्रैल हुआ, साइफर का मामला सामने आया, 27 मार्च को गालिबन इमरान खान ने इस्लामाबाद में जी जी, तकरीर की हाँ, थी जिसमें प्रेम उन्होंने करोड़ में। वो ख़त निकाल कर दिखाया था। उस दिन से लेकर आज से ठीक एक हफ़्ता पहले तक तबले की ले के ऊपर ये एक बयानिया बना रहे थे और नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे कि ऐसा कोई ख़त नहीं है। हाँ, और ये मरियम ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, याद है आपको? ये ख़त तो पहले इन्होंने बयानिया बनाया कि ये ख़त तो लिखवाया गया है फ़ॉरेन ऑफिस के किसी बंदे से, ऐसा कोई ख़त नहीं है, इस ख़त की कोई हैसियत नहीं है, इमरान खान झूठ बोल रहा है, ये मन घड़त है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस तरह के साइफर तो रूटीन का हिस्सा है, इस तरह की ख़तो किताबत, इस तरह की धमकियाँ तो आए रोज़ आती रहती हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साइफर चोरी करके भाग गया। अब ये जो एक बयानिया मज़ीद बनाया जा रहा है, और आप देखें कि 9 अप्रैल से लेकर आज तक ये जो 6 माह का सफ़र है, कल जनरल लोधी साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने रिबटल दिया आर्मी चीफ की स्टेटमेंट का। क्या 9 अप्रैल से पहले वाली मैशत और आज की मैशत का मुआवजा किया जा सकता है? क्या 9 अप्रैल को जो सियासी इस्तेकाम था और आज जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसका कोई मुआवजा बनता है? क्या 6 माह पहले की महंगाई और आज की महंगाई का कोई मुआवजा बनता है? बजाय जो असल इश्यूज़ हैं उन पे बात करने के एक मखसूस एक चंक काटा जाता है पूरे इंटरव्यू का, उस मखसूस चंक में से भी चंद जुमले काटे जाते हैं और ये मरियम बीबी की खिदमत गुजारी में, उनकी ताबेदारी के अंदर, ये शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी में ये लोग बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तानी जर्नलिज्म की। मैं तो कहूँगा कि नहीं देखें, ये जो सदर पाकिस्तान है, अब यानी कि ये बनाया जा रहा है क्योंकि जी वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। जब वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान ये सैफर के मामले में साजिश के इसको नहीं देखना चाहिए या उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसमें यह है कि जी इमरान खान का जो वो बयान था वो दबरदूस होकर उसने उड़ा के रख दिया। अगर देखें साइफर के मामले पे तहकीकात की या साजिश की तहकीकात की ज़रूरत ना होती तो सदर पाकिस्तान ये ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों भिजवाते? बिल्कुल बिल्कुल, सदर पाकिस्तान क्यों वो एक कमीशन तश्कील देते जो कि बाद में ख़त्म कर दिया गया था? सदर पाकिस्तान क्यों बार बार, बल्कि आज ही के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे यकीन तो नहीं है, यकीन तो किसी को भी नहीं होता, ये तो तहकीकात के बाद सामने आता है कि साजिश थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा अगर चंद % डाउट भी हो तो तहकीकात होनी चाहिए। नहीं, जैसे उन्होंने ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि जो सदर पाकिस्तान जो है वो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिख रहा है, खत लिख रहा है कि जी इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब उसके हवाले से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी वो कहते हैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, उसने इमरान खान का बयान ये उड़ा कर। मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस इनकी मेंटेलिटी पर और लोगों पर आता है कि लोग फिर भी इनको देखते हैं कि इन्होंने आवाम को पता नहीं क्या पागल समझा हुआ है, बुद्धू समझा हुआ है कि ये जो चीज़ घोल कर पिला देंगे वो पी लेंगे। ये वही एंकर थे जो आज से 6 महीने पहले कहते थे कि कोई ख़त नहीं है, उसके बाद कहते थे कि हाँ ख़त तो है लेकिन रूटीन का ख़त है, हाँ धमकी तो दी गई है लेकिन इस तरह की इस पे मुझे एक बड़ा बुरा जोक याद आ रहा है कि आपने बुरी कोई चीज़ नहीं सुनानी। वो कहने का मकसद ये है कि धमकियां तो पहले भी आती रही हैं,
لیکن اس مرتبہ دھمکی تھوڑے سے نرم لہجے میں تھی. نرم لہجے میں. تو بہرحال ضمیر صاحب یہ ہاں بہرحال، افسوس ہے. لیکن آپ کے جو بڑے ایک دوست ہیں، بڑے آپ سے محبت کرتے ہیں، نواز شریف صاحب سے آپ، تو وہ ایک مرتبہ پھر انقلابی بن رہے ہیں. یہ چکر کیا ہے؟ مریم نواز وہاں لندن پہنچتی ہیں، اسحاق ڈار پاکستان آتا ہے، بڑی چیزیں سموتھلی چل رہی ہوتی ہیں. مریم نواز پاکستان میں کہتی ہیں کہ جی یہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے جناب، تم ایک فوج کو یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. پھر جویل لطیف الٹیمیٹم دے رہا ہے، نواز شریف بڑے انقلابی بنے. یہ چکر کیا ہے بھائی؟ اچھا ضمیر، پہلے تو انقلابی بننے کی بات پہ بات کر لیں کہ انقلابی کس چکر میں نہیں، بن رہے منجن ہیں. بکے گا ٹھیک یہ. ہے، ان کے پاس بیچنے کو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس نہ تو پرفارمنس ہے، نہ ان کے پاس کوئی سیاسی بیانیہ ہے. سازش سے یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں. علی بابا 40 چور کا ایک مکس اچار، مکس مربع اکٹھا کیا گیا، زبردستی اقتدار کے بستر پر لا کر لٹایا گیا اتحادی جماعتوں کو. ان سب کو معاملات ان سے سنبھل نہیں رہے، اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ انہوں نے خود پرخچے اڑا دیے. اب دیکھیں، یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ انتخابات تو ان کو کروانے پڑیں گے. پھر مجھے جہاں تک لگتا ہے جو اصل تکلیف، جو اصل ڈیڈ لاک ہے، وہ آرمی چیف کی تعیناتی پر ہے. نواز شریف جس کو لگانا چاہتے ہیں اس پہ آرمی نہیں مان رہی، جس کو آرمی لگانا چاہتی ہے اسے نواز شریف نہیں مان رہے. اور غالباً 6 آرمی چیفز کی انہوں نے تقرری کی ہے. 6 کے 6 کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی تنازع رہا ہے. 6 کے 6 کے ساتھ ان کے تعلقات خوشگوار نہیں رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ تو ڈیل کا حصہ تھا کہ مریم نواز چلی جائیں گی. اب یہ اداروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ان کا ٹیٹوا دبا کر. کس چیز کی چارج شیٹ ہے؟ کس چیز کے حساب مانگے جا رہے ہیں؟ یہ نواز شریف کس سے حساب دیکھیں، مانگے؟ حساب مجھے آج یہ بتائیں، یہ نواز شریف جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے 5 سال میری زندگی کے ضائع کیے گئے، مجھے ان کا حساب چاہیے. وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ زندگی کے 5 سال کیسے ضائع ہوئے؟ کیا 5 سال انہوں نے جیل کاٹی؟ کیا وہ 5 سال سے جیل میں؟ وہ تو بڑے مزے سے لندن میں موسم انجوائے کر رہے ہیں. لندن کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں جو چوری کے پیسے سے خریدے گئے ہیں، اور وہ اپارٹمنٹس بذات خود سوال ہیں کہ اگر مریم بری ہو. اب جویل لطیف الٹیمیٹم دیتے ہیں، نواز شریف کہتے ہیں مجھے حساب چاہیے، وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج جویل لطیف نے الٹیمیٹم کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ابھی تو 250 پیجز کی کتاب کے کچھ صفحے پڑھے ہیں نواز شریف نے، ابھی 250 پیجز کی کتاب باقی ہے. وہ اداروں کا ٹیٹوا دبا کر، ان کا گلا دبا کر، ان پہ دباؤ ڈال کر این آر او لینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جس طرح مریم نواز کو بری کیا گیا، میاں صاحب کو بھی بری کیا جائے. اس سے بڑھ کر اور این آر او نے کیا چاہیے بھائی؟ ضمیر حلمن مزید، کیا ماضی میں ان کی خواہشات کی جو فہرست ہے وہ ختم ہوئی ہے کیا؟ نہیں، تو پھر یہ دیکھیں نا. اب قوم، مجھے ایک بتائیں بھائی جان، بڑی عجیب سی ڈسکشن ہو رہی ہے. ڈسکشن کہہ رہا ہوں، ایک عجیب سا ماحول ہے کہ لوگ اس منجن کو مثلا کہ یہ کیا ہے، مثلا کہ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے کے لیے ایک جمعہ آپ انقلابی بن جاتے ہیں، دوسرا جمعہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، تیسرا جمعہ پھر آپ پھٹ پڑتے ہیں. پیکے سمجھتے ہیں. میں اس سے زیادہ کیا کہوں. پیکے سمجھتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ ہیں بھی پیکے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے میرے خیال میں عمران خان صاحب نے، مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ اب پیکے نہیں ہیں. لوگ اب، لوگوں میں شعور آ گیا، لوگ اب ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں کو آپ ٹھیک ہے سمجھتے ہوں گے، لیکن جن کے 45% دماغی گروتھ ہے وہ ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں. وہ ابھی بھی کہتے ہیں میاں دے نعرے وجن گے. ضمیر، مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیڈ لاک جو ہے نا، یہ شدت اختیار کر رہا ہے. معاملات ان کے کنٹرول سے نکل چکے ہیں. دیکھیں، زرداری صاحب جس کو لگانا چاہتے ہیں اس پہ شہباز شریف نہیں مان رہا، نواز شریف نہیں مان رہا. نواز شریف جس کو لگانا چاہتا ہے، یہ نومبر کی فرسٹریشن ہے. نومبر کی فرسٹریشن ہے، کیونکہ جو بھی نیا چیف آئے گا، چاہے وہ نواز شریف کی مرضی سے لگے. جنرل مشرف کس کی مرضی سے لگا نواز تھا؟ شریف کی مرضی سے. بڑا چن کے ہیرا انہوں نے تلاش کیا تھا. اور ہیرے میں کیا کوالٹیز انہوں نے تلاش کی تھی کہ کوئی والی وارث نہیں ہے، ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں ہے، باپ اس کا مہاجر تھا، ایک عام سا سرکاری ملازم تھا، کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں ہے، ملٹری میں کوئی بہت زیادہ انفلوئنس نہیں ہے، بندہ ہم سے دب کے رہے گا. راحیل شریف کو کیا سوچ کر لگایا تھا، جنرل باجوہ کو کیا سوچ کر لگایا تھا، اور اس سے پہلے کاکڑ صاحب کو کیا سوچ کر لگایا تھا، آصف نواز صاحب کو کیا سوچ کر لگایا تھا. کسی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک رہیں. اب ان کو فرسٹریشن یہ ہے ضمیر کہ جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا، یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے. خطرات کے بادل پاکستان کے سر پر منڈلا رہے ہیں، اور یہ جو کیوس ہے یہ بہت زیادہ دیر تک نہیں چلنا چاہیے، بہت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. عمران خان صاحب کے روز بروز کے بیانات، ان کا اگریسو رویہ، ان کی لانگ مارچ کی کال، آرمی چیف کا بیان، ان ساری چیزوں کو آپ جوڑ کر دیکھیں. جو بھی نیا چیف آئے گا، اس وقت پاکستان میں کون سا ادارہ عدلیہ
मिलिट्री इंटेलिजेंस वैसे इदारे मैं शफकत साहब, प्रेसिडेंट कौन सा इदारा जो मुतनाज़ा नहीं मैं है। आखिर पर एक बात आपको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। वैसे अजीब सी सूरत हाल है, हमारे लोगों को सोचना चाहिए, हमारे इदारों को सोचना चाहिए। ये वो नवाज शरीफ है जिसको हर बार दूध पिलाया जाता है, उसमें शहद मिलाया जाता है, और ये नवाज शरीफ फिर उन्हीं लोगों को डसता है, उन्हीं को काटता है, और फिर ये एक उन्हीं के वाल से। अब मैं जो तक कल से अजीब और गरीब सी मुझे वो हो रही है कि ये बंदा फिर इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहा है। जो आप अंदाजा करें कि वो बंदा जिसने आराम सुकून से बेटी को उधर बुलवा लिया, जिसने इसाक डार को जिस जहाज में भेजा था उसी जहाज में वापस लेकर आए, ठीक है। बेटी को उधर बुलाना, आप इसको डील के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, आप इसको सिर्फ डील के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें। बेटी को उधर बुलाना अगली अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी था। बेटी उधर जाती तो मशवरा करती, बेटी उधर जाती तो कन्वेंस करती, बेटी उधर जाती तो मियाँ साहब को और बाकी यानी कि स्टेक वोट होल्डर्स को को इज्जत राजी। वोट को इज्जत दो का जो बिल्कुल। जनाजा निकाला गया वो बेटी ने तो निकाला है ना। देखो अब ये कोई बहाना तलाश कर रहे हैं उस जनाजे को दोबारा जिंदा करने के लिए, दोबारा इनकलाबी बनने के लिए। ठीक है। आपने देखा कि इन्होंने हिसाब मांगा सिर्फ जुडिशरी से। क्या जिस वक्त मियाँ साहब के खिलाफ पनामा आया, मुकदमात चले, इमरान खान इक़्तिदार में था? क्या नवाज शरीफ को जब अच्छा, सजा मुझे हुई एक तो और इमरान बताएं, खान आपने इक़्तिदार बात में था? जुडिशरी की है, थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो रही है। ये इस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि आप कतरी खत पेश करें। इस सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि आप पार्लियामेंट में स्पीच करें कि वही जनाब हाँ, स्पीकर ये रे वो ज़राए। हाँ, तो ज़मीर देखें, इसी 5 रुकनी बेंच के एक मोअज़्ज़िज़ जज ने इनको माफिया का टाइटल दिया था, सिसिलियन माफिया का। सिसिलियन माफिया को कभी आप स्टडी तो करें, सेम पैटर्न है। मुस्लिम लीग नून तो फिर की अगर सियासत अगर और- अगर सारी चीजें सेम हैं तो फिर ये लाडले किस बात के हैं? मुझे तो ये लाडले समझ नहीं है। यार मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये 99 था, बच के निकल गया, लाडले नहीं है अभी ज़मीर। अभी ये बच के निकल गया। ज़मीर, ये लाडले नहीं है, ये सिस्टम के लाडले हैं, ये किसी इंस्टीट्यूट के लाडले नहीं है। सिस्टम से मुराद एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं जिनको खान साहब ने अपना एडवाइज़र भी लगाया था, और बाद में फिर बड़ा उनके ऊपर इशू बना के उनका ताल्लुक एक मखसूस फ़िरके से है। मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, बड़े मशहूर हैं। तो सऊदी अरेबिया से, मियाँ आतिफ साहब, मियाँ आतिफ साहब ने 2 रोज़ पहले एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टडी किया। उस इकॉनमी का उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बदमाशों की इकॉनमी है, ये गुंडों की इकॉनमी है। गुंडों से मुराद पूरा एक इलेट कल्चर है, ये एक इलेट इकॉनमी है। इलेट इकॉनमी के अंदर हर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को सपोर्ट करती है, उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। सिसिलियन माफिया को कभी आप स्टडी करें, आप नार्को सीज़न देखें, उसमें पाब्लो एस्कोबार का आप जो करैक्टर है वैसे हकीकी करैक्टर था, आप उसको स्टडी करें तो पूरे सिस्टम को इन लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। हर जगह इनके बंदे बैठे हैं। अब जिन बंदों को, जिन मर्जी के बंदों को ये लगवाना चाह रहे हैं, क्या उनके साथ इनकी रिश्तेदारियां नहीं हैं? क्या मतलब आप इनका पैटर्न स्टडी करें कि जो जितने करीब तरीन लोग थे, जिनके पास इनके सबसे ज़्यादा राज थे, उनके साथ इन्होंने रिश्तेदारियां कर ली। जिनके पास कंपेरेटिवली कम राज थे उनको इन्होंने बिजनेस पार्टनर बना लिया। जिनके साथ उससे कंपेरेटिवली कम थे उनको कोई ओहदे दे दिए। अब आखिर पर ये बताएं, खान का लॉन्ग मार्च होगा अक्टूबर में? मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल कोई लॉन्ग मार्च होगा। मुझे जो चांसेस नज़र आ रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले ही कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा। हुकूमत सलट सकती है। सलटना तो नवंबर से पहले सलटना मुमकिन नहीं है। नवंबर से मुराद नवंबर का आखिरी हफ्ता, दिसंबर के पहले 2 हफ्ते। यह है कि अगले इंतखाबात की कंक्रीट डेडलाइन मिल सकती है खान साहब को। थैंक यू सो मच शफकत साहब। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थीं जो हमने आपके सामने रखी हैं, लेकिन ये आप अंदाज़ा करें कि नवाज शरीफ जो है वो अब एक नया मंजन जो है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इनकलाबी बनने की कोशिश कर रही हैं, सिंपैथी जो है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मियाँ साहब को पता होना चाहिए कि मियाँ साहब के तो नारे जो वजेंगे, लेकिन अवाम जो है वो अब उसमें शऊर आ चुका है, अवाम बेदार हो चुकी है। इमरान खान ने लोगों को खड़ा कर दिया है। लोग एक एक चीज़ को एनालाइज करते हैं। अब वो वाला दौर नहीं है कि अब जो भी मंजन बेचेंगे वो ग्वाल मंडी में बिक जाएगा। अब चीज़ें बेचना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने हमने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हमें नासर हो। मुझे और शफकत साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।